हेलो एवरीवन, सखी, सहेली, दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी आप समझे, आप लोगों का सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बुक्स एंड बेबीज़ में, जहाँ पर मेरी एक सीरीज चल रही है, जहाँ पे मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ, सच्ची कहानी, जिसमें बहुत सारे मोटिवेशन भी होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हों व्यूवर्स जिन्होंने आज ये पहली वीडियोस देखी हो, तो उनको मैं बता दूँ कि ये मेरी स्टोरीज़ का सेकेंड अध्याय है, जिस मतलब दूसरा पार्ट। तो आज की स्टोरी सीखने से पहले थोड़ी देर के लिए हम अपनी बुक को विश्राम देंगे और आज की स्टोरी स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया था मेरी फैमिली के बारे में, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम लोग बहन भाई जो भी थे, कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे। हम लोगों का भी सबकी तरह एक रूटीन था। स्कूल में जाते थे सारे, अपनी तख्ती, अपना बस्ता, उस वक्त बस्ता ही बोला जाता था, बैग्स वगैरह इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था गांव में। तो अपने बस्ते को लेकर जाते थे, तख्ती को लेकर जाते थे। तो हम 9 बहन भाई में 4 बहन भाई तो ऐसे थे कि स्कूल में पढ़ने जाने लग गए थे। मैं और मुझसे छोटी बहन, 2 मेरे ताई जी के और एक शायद मेरी चाची का भी। तो 5 बच्चे जाते थे, 4 नहीं जाते थे क्योंकि 4 छोटे थे। स्कूल में जाते थे, जो टीचर पढ़ाते थे वो पढ़ते थे। और उस वक्त स्कूल में जो होता था, वहाँ पे बेंचेस और चेयर्स नहीं होते थे। दरी होती थी टाट पट्टी टाइप की, पूरी लंबी होती थी, उसे शाम को रोल करके आते थे, हम लोग उसे रख कर आते थे और फिर खुद जाकर सुबह उसको फैलाते थे। सब बच्चे मिलजुल कर ही रहते थे, इस चक्कर में सब करते थे। और जो टीचर्स आते थे उनके हाथ में एक छड़ी ज़रूर होती थी। हमारे टाइम पे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का स्ट्रिक्ट होना, टीचर का मारना, ये एक आम बात थी। और मेरा मानना है कि शायद ये सही भी था एक हद तक। ब्रूटली नहीं कि बुरी तरीके से बच्चों को मार दिया जाए, लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब तक शिक्षक बिल्कुल कड़े कदम नहीं उठाएंगे, शिक्षक जो है ना स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स उनको फॉलो भी नहीं करते, स्टूडेंट्स बातों को इग्नोर भी करते हैं। हमारे टाइम पे अगर शिक्षक, हमारे टीचर होते थे जो अध्यापक बोल करते थे हम, अध्यापक अगर फीमेल होती थी तो उन्हें अध्यापिका। तो अगर टीचर्स बच्चों को डांट देते थे या मार देते थे तो जो पेरेंट्स होते थे वो इतना ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। इवन कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते थे कि ऐसा है, अगर मास्टर जी इसने गलती की मास्टर जी, मेरी दादी भी ऐसे ही बोलती थी, मास्टर जी अगर इन्होंने गलती की तो मेरी तरफ से भी 2 डंडे लगा देना। इसलिए हम लोगों को बड़ा डर रहता था। कुछ भी गलत करने से पहले हम लोग सोचते थे कि ऐसा नहीं कर सकते। क्लास बंक तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे, कंप्लीट वर्क करना पड़ता था, पूरा करके जाते थे स्कूल में। तो सारे बहन भाई खेलते हुए जाते थे। शाम होने के बाद सब वेट करते थे कि मलाई और दूध फिर से खाना है, आज फिर हंडी से दूध चोरी करना है और फिर से खा जाना है, जो कि हमारा एक रूटीन था। रात में जब हम शाम के टाइम पे ऐसा होता था कि सब खेलने बैठते थे। ये कोई 6-7 बजे का टाइम होता था, जिसमें मम्मियाँ तो अपने चूल्हे को देखती थी रोटियां वगैरह बनाने के लिए, ताई चाची जो भी होती थी, उस टाइम पे खेत में तो जाना नहीं होता। एक का रूटीन हो जाता था कि खाना बनाना है, दूसरे उन सब बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं सबको खाना देंगी, सबको, बड़ों को भी, दादी को दादा का खाना देंगी, बच्चों को खाना देंगी, सबको शांति से बैठा के खिलाएंगी। और तीसरे का काम होता था कि सबके बिस्तर लगाए जाएंगे सारे बच्चों के, और जो बर्तन वगैरह बचेंगे तो उनका। और ये रिपीटली, मैंने जैसे आपको पिछली है तो उसमें भी बताया था, अपनी फर्स्ट एपिसोड में भी मैंने बताया था कि मेरी दादी सबको बैलेंस बना के चलती थी कि एक दिन खाना बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है, तो एक दिन फिर चाची अगर खाना बना रही है तो ताई जी सबको खाना दे रही है, तो मम्मी फिर बर्तन वगैरह धो रही है और वो कर रही है। ये सब निपटता था। लेकिन जो शाम का टाइम, खाना बनाने का टाइम था, उसमें हम बहुत मस्ती करते थे। सारे बच्चे मिल जाते थे मोहल्ले वाले, और सारे बस आफत मचाते रहते थे, क्योंकि सीढ़ियाँ होती थी पहले। ऐसे सबकी जो दीवारें नहीं होती थी कि एक घर से दूसरे घर के बीच में पार्टीशन नहीं होता था, ऐसे सीढ़ियाँ बनी होती थी कॉमन, जिससे जो दूसरे घर वाले हैं, मतलब अगर उनका भी ऊपर का कोई हिस्सा है, जैसे चौबारा बोलते थे, वहाँ से वो भी चढ़ सकते थे उस कॉमन सीढ़ी से, और उसी कॉमन सीढ़ी से हम भी चढ़ सकते थे ऊपर तक। तो बहुत आफत मचाते रहते थे, खेलते रहते। एक दिन हुआ यूँ कि ऐसे खेलते खेलते मेरे ताऊ जी बैठे हुए थे, वो बातें कर रहे थे दादी के साथ। शाम को बड़े बेटे हैं तो कुछ उनकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही होगी, लेकिन हम लोग कहाँ मानने वाले। हम तो कभी पोशंपा खेल रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, तो इतनी चिल्ला चपटी मचा रहे हैं खुद हम लोग, इतने बहन भाई, और ऊपर से मोहल्ले वाले भी मिल गए, तो पूरा घर सर पे उठा है। ताऊ जी को बहुत गुस्सा है, उन्होंने ऐसे डांटा कि सारे बच्चे सीढ़ियों से नीचे उतरे। अब मैं अकेली बीच में, लाइक एक सीढ़ी इधर से जा रही है, एक सीढ़ी इधर से जा रही है, और मैं बीच की कंडीशन में, और वहीं ताऊ जी बैठे हुए हैं। जैसे उन्होंने देखा, मैंने पीछे टर्न करके देखा, ओ माय गॉड, अब इतनी जल्दी क्या। तो वहीं पे आई थिंक ये होगा 12 फीट ऊंचा कमरा होगा, और उसके ऊपर पहले चौबारे के ऊपर ऐसे रेलिंग सी बना दी जाती थी, ईंटों की ही।
पहले ये लोहे और स्टील की रेलिंग नहीं होती थी, ईंटों से ही ऐसे जालीनुमा रेलिंग बना दी जाती थी, उस पर चढ़ी और नीचे कूद गई। मैंने कहा अगर पकड़ लिया तो बहुत मार पड़ेगी। और नीचे क्या होता था कि जो दीवार मतलब वहीं पे हमारी चौखट थी, घर में एंट्री करने का दरवाजा था, तो उतने पोर्शन पे थोड़ी ईंटें लगा दी जाती थी और ईंटों को ऊपर से गोबर से लीप दिया जाता था। ये इसलिए होता था कि अगर बरसात का मौसम आए और पूरा अगर तुम्हारा सामने का पूरा क्या बोलते थे उसको, अगर सामने का तुम्हारा पूरा बरामदा बारिश से भर जाए और वहाँ पे मिट्टी से कीचड़ हो जाए, तो कुछ पोर्शन गेट के बाहर ईंटों का बचा रहे। और आपने तो देखा होगा गांव में, क्या गांव में शहरों में भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, जब सीवियर ब्लॉकेज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ईंटें डाल के उस पर एक ईंट डालते हैं, उस पर पैर रखते हैं, फिर दूसरी ईंट डालते हैं, फिर उस पर पैर रखते हैं, ऐसे ऐसे बरसात में निकल जाते थे। तो वहाँ पे मैं कूद गई। अब सबको लगा कि भाई बहुत चोट लग गई होगी, क्योंकि छोटी बच्ची है इतनी, उसमें तो बहुत चोट लग जाएगी। लेकिन मुझे चोट से ज़्यादा डर था डांट का, कि मेरी पिटाई पड़ जाएगी। तो उधर से ताऊ जी चिल्लाए कि अभी अभी आ रहा हूँ तेज। मैं तो बहुत ही स्पीड से भागी। ये देखिए उस वक्त अनजान थी तो कूद गई। अभी इस वक्त कोई मुझे बोले कि 12 फीट के कमरे से कूद जाए, 12 फीट के चौबारे से, तो बाबा सोचने से पहले हड्डियाँ 2-4 तो क्रैक हो जाएगी। अगर कूद गई तो लगता है मेरे ख्याल से मेरी पूरी बॉडी की सारी हड्डियाँ क्रैक हो जाएगी। तो इस तरह से हम सारे आफत कूदा करते थे। अब गर्मियों की छुट्टियों का टाइम आया, गर्मियों में छुट्टियां पड़ती है, सभी जगह पड़ती है। तो हमारा क्या होता था कि हम ननिहाल में कम जाते थे। वैसे मेरे ननिहाल था, नाना जी भी थे, अब तो नहीं है, नानी भी थी, 2 मामा जी हैं। छोटे मामा जी ने शादी नहीं की, बड़े मामा जी ने शादी की है, मामी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उस वक्त तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी मामा की, तो वो भी मतलब कवारे ही थे। तो चारों थे, मामा मामी, मामा, दोनों मामा और नाना नानी घर पे कम जाते थे हम। ननिहाल में हमारा रिश्ता कम था, बुआ जी की तरफ थोड़ा रिश्ता ज़्यादा था। तो छुट्टियों में बुआ जी आई हुई थी और बुआ की बेटी भी आई हुई थी। अब हुआ ये कि गर्मियों में आइसक्रीम वगैरह कुछ आ जाती है, कभी कभी कुल्फियाँ भी आ जाती है, वो बजा बजा के घंटी ऐसे बुलाते हैं। तो सारे बच्चे क्या करते थे, आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए पहले पैसे नहीं होते थे। कुछ भी चीज़ अगर खरीदनी है तो गेहूँ एक कटोरी में भर के लेके जाते थे, गेहूँ देते थे दुकानदार को और उससे सामान लेकर आते थे। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता था कि अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और वो जो हम गेहूं लेकर गए हैं वो उस सामान से ज़्यादा है, तो वहाँ पे दुकानदार हमें एक अलग से फ्रूट रखा होता था, खरबूजा वगैरह, उसका एक स्लाइस काट के देता था और उससे बोलता था लो ये तुम्हारा रूंगा है। उसे रूंगा बोला जाता था, एज ए गिफ्ट। आजकल ऐसे ही होता है ना, आपने देखा होगा कि शहर में क्या होता है कि कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, खुले 2-3 रुपये और दुकान वाले के पास नहीं होते, तो वो तुम्हें टॉफियाँ दे देता है कि ये लो 2-3 रुपये चेंज खुले नहीं है तो टॉफियाँ दे। तो उस वक्त टॉफियाँ वगैरह ऐसे नहीं देते थे, वो उठा के फ्रूट दे देते थे। ये उसके पीछे भी इंटेंस अच्छा था कि कम से कम बच्चा इसको खाएगा तो बॉडी में तो जाएगा सही। तो इस तरह से लेने के लिए जब भी घर में कोई सामान मंगाया जाता था तो होड़ लगती थी कि नहीं मुझे लेकर सामान आना है और मुझे सामान लेकर आना है, क्योंकि जितने का सामान आना है उससे ज़्यादा गेहूँ लेकर जाना है और अपना रूंगा लेकर आना है। तो ऐसे ही एक बार हमने आइसक्रीम इतनी ज़्यादा खा ली कि शायद आइसक्रीम की वजह से मेरा गला बैठ गया, मुझे बहुत खांसी हो गई। तो बुआ की बेटी भी आई हुई थी, तो मतलब मैं पूरी रात खांस रही थी, इतना ज़्यादा हो गया। वो आई थी छुट्टियां मनाने के लिए 1 हफ्ते भर के लिए, तो मेरे 4-5 दिन खांसी सही नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा होता है कि आदत पड़ी हुई थी चिकना खाने की, और चिकनाहट में अगर खांसी में अगर आप चिकनाहट की कोई चीज़ें खा ले तो आपको और खांसी हो जाती है। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, और ज़्यादा खांसी हो गई। वो दोनों मेरी बहनें, एक तो छोटी थी, वो तो स्कूल भी नहीं जाती थी, मम्मी की गोदी में ही थी उस वक्त, दूध पीती थी। और एक मेरी बड़ी बहन थी, मतलब मुझसे तो छोटी, लेकिन छोटी वाली से बड़ी, जो मंजली, वो ठीक रहती थी और मैं ज़्यादा बीमार थी उस वक्त। तो उन्हें लगा कि ये शायद ज़्यादा बीमार है क्योंकि केयर नहीं मिल रही है इसको यहाँ पे। दूसरी इंटेंशन, वो 3 बहन भाई हैं, अभी भी 2 भाई हैं उनके, 1 बहन है। सबसे बड़ी दीदी ही हैं, उनसे फिर एक छोटा और ब्रदर है, फिर उनसे एक छोटा ब्रदर। उनको हमेशा से रहता है कि उनके साथ कोई एक छोटी बहन हो जिसकी वो चोटी बना सके, जिसके साथ वो खेल सके, जिनके वो फ्रॉक सिल सके। पहले ऐसा होता था ना कि घर में ही सिलाई ज़्यादा होती थी, बाहर ज़्यादा नहीं भेजते थे। तो उनको ऐसा, जितने दिन वो वहाँ पे रही मेरे साथ खेली, क्योंकि क्या होता था कि जितने भी थे बच्चे वो खेलने चले जाते थे। लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बाहर, अब थोड़ा कम हो गया था मेरा जाना, खांसी वगैरह ज़्यादा थी तो ज़्यादा मैं घर में ही चारपाई पे रहने लगी। तो दीदी से मेरी ज़्यादा बातें थी, वो बड़ी थी, दीदी मुझसे 8 साल बड़ी हैं, तो वो घर पे रहती थी, वो खेलती नहीं थी बच्चों के साथ। मैंने पहली क्लास कर ली थी अपनी, और
बीमारी की वजह से मैं खेल नहीं पा रही थी, बाकी बच्चे खेल रहे थे, तो उनसे मेरी ज़्यादा बातें होती थी, तो मेरी छुट्टी वगैरह बनाने लगी, तो उनको एक अलग सा मोह मान लो या अलग से लगाव मान लो कुछ मुझसे हो गया। तो उन्होंने बुआ से बोला कि इसको अपने साथ लेके चलते हैं। मामा जी के पास तो वैसे भी 3 बेटियां हैं। उन्होंने रात में मामी से, मतलब मेरी मम्मी से बात की कि मामी आपके पास तो वैसे ही 3 बेटियां हैं, आप ऐसा करो इसको मुझे दे दो, इसको मैं अच्छे से रखूंगी और अपने पास ही इसको पढ़ाऊंगी, मैं बहुत ध्यान रखूंगी, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन की तरह हो गई, एक रिलेशन हमारा बोल्ड बन चुका है। अब मैं इसको अपने साथ लेके जाती हूँ। तो मम्मी पापा को भी लगा कि चलो अगर ऐसा मन है इसका तो चले जाते हैं। और उस वक्त ऐसा था कि जो मेरी बुआ का कस्बा था कैराना, ये इधर यूपी में ही पड़ता है, शामली के आसपास, वहाँ पे जो माहौल था, वहाँ पे जो एजुकेशन लेवल था, वहाँ पे जो, क्योंकि वो एक कस्बा था, कैराना जो है वो एक कस्बा था, अब तो पता नहीं शहर की सिटी जैसा बन चुका होगा, लेकिन जो हमारा था वो हमारा बिल्कुल गांव था। तो कस्बा जो है ना वो ज़्यादा डेवलप होता है गांव के मुकाबले। तो मम्मी पापा को भी लगा कि वहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और ये इंटेंसली बच्चा चाहती भी है, क्योंकि उसने बिल्कुल रोने जैसा मुंह बना रहा था। एक दिन तो उसने दीदी ने खाना भी नहीं खाया, तो सबको लगा चलो इसको भेजते हैं इसके साथ ही। तो इस तरह से गाँव से मेरा बुआ की तरफ का जाने का रास्ता बना, यही वजह थी। वरना मैं तो बहुत छोटी थी, पहली क्लास के बच्चों को इतना पता ही कहाँ रहता है कि हाँ मुझे जाना था। तो ये था वो रीज़न जिसकी वजह से मैं मम्मी के पास से बुआ के पास गई। अगले एपिसोड में मैं फिर आपको बताऊंगी कि फिर बुआ के यहाँ जाने के बाद मेरा एडमिशन कैसे हुआ, मेरी स्टडी कैसे रही, दीदी ने मेरी कैसे देखभाल की, वहाँ पे मैंने कैसे इंजॉय किया, मेरी लाइफ की जर्नी वहाँ पे कैसे रही। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक आप बात याद रखिएगा कि अगर आपको मेरे इन एपिसोड्स को अच्छा लगा और आप अगले एपिसोड्स भी देखना चाह रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है बुक्स एंड बेबीज़। एंड हमेशा की तरह मैं आज भी कहूँगी, बुक्स इन माई वन हैंड, बेबीज इन अदर, एंड ड्रीम्स इन हार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।